इतनी ऐसी ऐसी कॉन्सेप्ट है ना, न्यूटन ने ऐसी ऐसी बातें कही थी कि आप हंस हंस के पागल हो जाओगे और सोचोगे कि ये महान क्यों है आखिरकार। मैं रीज़न भी बताऊंगा, ऐसा नहीं है कि मैं इनको बस क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, मैं रीज़न भी बताऊंगा कि ये महान क्यों है। Hello dear students, welcome back in the quantum classes, the finest equations every way to learn the concept of physics. Dear students, in previous lectures we have covered all the important topics of ray optics. और आज के इस लेक्चर से हम वेव ऑप्टिक्स से स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपको पता है ना, ऑप्टिक्स दो पार्ट्स में डिवाइडेड था, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। हिंदी में क्या कहते हैं? किरण प्रकाशिकी और तरंग प्रकाशिकी। तो आज से हम तरंग प्रकाशिकी वेव ऑप्टिक्स से स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, और क्लास 12th में आपके वेव ऑप्टिक्स किस टॉपिक के साथ स्टार्ट होता है? In this lecture, we will going to discuss about wave theory of light and Newton's corpuscular theory. न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी क्या है, इससे पहले मैं आपको समझाता हूं कि हमने ऐसा थंबनेल लिखा क्यों है। न्यूटन वाज रॉन्ग, न्यूटन गलत थे। क्यों थे न्यूटन गलत, किस मामले में गलत थे? आज के लेक्चर में से बोल नहीं रहा हूं, प्रूफ के साथ हम साबित करेंगे न्यूटन वाज रॉन्ग, न्यूटन गलत थे। ओके, तो आज हम न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी तो पढ़ेंगे। इससे पहले हम फिजिक्स की सबसे बड़ी डिबेट या फिर फिजिक्स की सबसे ज़्यादा समय तक, करीब बोल लो ये मोर देन 175 ईयर्स तक चलने वाली डिबेट है ये। और ये डिबेट है बड़े बड़े साइंटिस्टों के बीच। अभी देखना यहाँ पे कितने बड़े बड़े नाम आएंगे। ओके, और ये डिबेट क्यों है, किस मुद्दे पे? आपने न्यूज़ चैनल पे देखा होगा डिबेट, आपके बीजेपी से एक आएंगे, कांग्रेस से एक आएंगे, लेकिन यहाँ पे डिबेट देखो साइंटिस्ट कैसे डिबेट करते हैं। ओके, खैर साइंटिस्ट के डिबेट से ह्यूमैनिटी को फायदा ही होता है। ओके, तो देखते हैं सबसे बड़ा डिबेट कहाँ से स्टार्ट होता है, किस बात को लेकर स्टार्ट होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर को ना बिल्कुल स्टोरी जैसे एंजॉय करना, बिल्कुल स्टोरी जैसे, ठीक है? ओके, तो स्टोरी कहाँ से स्टार्ट होती है? स्टोरी स्टार्ट होती है 17th सेंचुरी से, 17वीं शताब्दी। और एग्जैक्ट ईयर की बात करें तो 1675 से। ईयर के बाद में बात करेंगे, पहले जान तो लें इस पूरी पिक्चर के, इस पूरी मूवी के कैरेक्टर्स कौन कौन से, हीरो कौन कौन से हैं। मूवी तभी तो चलेगी जब कैरेक्टर्स पता होंगे लोगों को। ओके, तो देखते हैं इस मूवी के भाईजान कौन है। देखते हैं, ठीक है? तो इस मूवी में या फिर इस स्टोरी में 4 कैरेक्टर्स है मेन। पहले कैरेक्टर है हमारे न्यूटन साहब, न्यूटन दद्दू बोल लो, सबसे एजेड ले लो आप इन्हें, न्यूटन दद्दू सबसे पहले नंबर पे। ओके, तो न्यूटन के बाद सेकंड नंबर किसका आता है? न्यूटन के बाद सेकंड नंबर आता है हमारे हाइगेंस का। इसको छोटे दद्दू ले लो, हाइगेंस। हाइगेंस सारे लीजेंड है फिजिक्स के। ओके, ये सारे लीजेंड हैं जिनके भी डिबेट चल रहा है। थर्ड आपके कौन है? ये हैं फोकोल्ट सर। फोकोल्ट, इन लोग के सामने आपके बहुत छोटे हो गए ये फोकोल्ट सर, काफ़ी छोटे हैं न्यूटन और हाइगेंस से। न्यूटन और हाइगेंस तो मतलब एक फ्रेंड जैसे हैं, सेम एज के हैं, कैसे हैं सब कुछ आपको पता चलेगा अभी यहाँ पे। फोकोल्ट, ठीक है? अच्छा, फोकोल्ट है लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन होता है फोको, एल साइलेंट होता है यहाँ पे। ओके, याद रखना फोको। एक बुक में तो मैंने पढ़ा था, उसमें लिखा था फूको, फूको। ओके, सो करे वो इंडिया में पैदा नहीं हुए फोकोल से, वरना दोस्त तो चिढ़ा चिढ़ा के फूको फूको आ रहा है, फूको। खैर छोड़ो। ओके, और फोर्थ कैरेक्टर है हमारे मैक्सवेल सर। मैक्सवेल सबसे यंग इन सबके कंपैरिजन में, और ईयर्स की डिवाइड करते हैं। ओके, तो ये 4 कैरेक्टर्स है स्टोरी में। स्टोरी है किस पे पता होना चाहिए ना। स्टोरी स्टार्ट हुआ है, स्टोरी हॉरर है, रोमांटिक है, ड्रामा है, थ्रिलर है, एक्शन मूवी है, साइंस फिक्शन मूवी है, कैसा मूवी है पता तो होना चाहिए। तो ये मूवी का या फिर इस स्टोरी का मेन पर्पस है, मेन डिबेट है इस बात पे कि लाइट क्या है। लाइट क्या है मतलब लाइट की प्रॉपर्टी कैसी है। एक पक्ष है, एक ग्रुप है जो मानता है लाइट एक वेव नेचर फॉलो करता है, और दूसरा ग्रुप है जो मानता है लाइट पार्टिकल नेचर फॉलो करता है। लाइट पार्टिकल है और दूसरा बोलता है नहीं नहीं लाइट तो वेव है। दोनों लगे रहते हैं डिबेट में। तो देखो इन 19 क्यों कहूं, इन 1675 का टाइम था, और स्टार्ट होती है न्यूटन से। फिजिक्स के सबसे बड़े फिजिसिस्ट, साइंटिस्ट, अर्थ के, यूनिवर्स के, आइंस्टीन, न्यूटन, सबसे बड़े न्यूटन माने जाते हैं। लेकिन हम आज न्यूटन को गलत साबित करेंगे। हम नहीं कर रहे हैं वैसे साबित, आपकी क्लास 12th की एनसीईआरटी के साबित कर रही है, बट आपको पता होना चाहिए बात। ओके, न्यूटन देखना अभी आप
इतनी ऐसी ऐसी कॉन्सेप्ट है ना, न्यूटन ने ऐसी ऐसी बातें कही थी कि आप हंस हंस के पागल हो जाओगे और सोचोगे कि ये महान क्यों है आखिरकार। मैं रीजन भी बताऊंगा, ऐसा नहीं है कि मैं इनको बस क्रिटिसाइज कर रहा हूं, मैं रीजन भी बताऊंगा कि ये महान क्यों है। ओके, तो जान लेते हैं ये जो डिबेट है किस क्वेश्चन पे बेस्ड है, किस क्वारी पे बेस्ड है। दरअसल 1675 से पहले तक, या न्यूटन सर के सोचने से पहले तक, किसी ने यह नहीं सोचा था कि लाइट का नेचर कैसा होता है। लाइट एक पार्टिकल नेचर फॉलो करता है या फिर वेव नेचर फॉलो करता है। 1675 में सबसे पहले न्यूटन सर आए, ठीक है, न्यूटन सर आए सबसे पहले 1675 में, और इन्होंने बोला लाइट एक पार्टिकल नेचर फॉलो करता है, और उस बेस पे उन्होंने न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी दे दिया अपना, और ये थ्योरी अपनी बुक में लिखा। दरअसल बुक का नाम क्या था? बुक का नाम था ऑप्टिक्स। ध्यान दो, ऑप्टिक्स में के है, इस बार हम सी लिखते हैं, ठीक है। उन्होंने बुक दिया है ऑप्टिक्स। इसी बुक से आप समझ लो कि ऑप्टिक्स की स्टोरी स्टार्ट हुई, वेव ऑप्टिक्स स्पेशली। ओके, तो यहां पर क्या हुआ तो इन्होंने इसमें क्या बोला, अपने न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी में इन्होंने बोला कि पहला तो मैंने बता दिया लाइट पार्टिकल नेचर फॉलो करता है। कैसा फॉलो करता है ये नेचर? लाइट एक पार्टिकल नेचर फॉलो करता है। और इन्होंने दूसरी बात बोली, जिस पे डिबेट चला इतने लंबे समय तक, इन्होंने दूसरी बात बोली कि लाइट की स्पीड ऑफ लाइट डेंसर मीडियम में ज़्यादा और रेयर मीडियम में कम होती है। अगेन बोल रहा हूँ, लाइट की स्पीड डेंसर मीडियम में ज़्यादा, सघन माध्यम में ज़्यादा और विरल माध्यम में कम, रेयर मीडियम में कम होती है। अगर आप क्लास 10th पास आउट हो ना, और आपने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, या फिर बोलो बेसिकली क्लास 10th लेवल का ऑप्टिक्स पढ़ा है, तो आपको फिर भी पता होगा कि लाइट की स्पीड रेयर मीडियम में ज़्यादा होती है और डेंसर मीडियम में कम। जबकि यहाँ पर क्या बोल रहे हैं न्यूटन सर? क्या बोल रहे हैं न्यूटन सर? बोल रहे हैं लाइट की स्पीड डेंसर मीडियम में ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू रेयर मीडियम। जबकि हमें पता है, आज के समय में पता है कि ऐसा नहीं है, इसका ठीक उल्टा है। लेकिन सदी के सबसे बड़े साइंटिस्ट, सबसे बड़े फिजिसिस्ट न्यूटन सर ने ऐसा बोल दिया कि डेंसर मीडियम में ज़्यादा होता है, रेयर मीडियम में लाइट की स्पीड कम होती है। जबकि आज क्लास 10th का क्लास 10th पास आउट बच्चा भी बता सकता है कि सर आप गलत बोल रहे हो। ओके, तो खैर ये 1675 की बात थी। तो क्वेश्चन ये उठता है कि सर ने इतनी बड़ी बात गलत कैसे बोल दी, रॉन्ग कैसे बोल दिया, किसी ने आवाज़ नहीं उठाया उनके खिलाफ। तो थे एक और फिजिसिस्ट थे हमारे 1678 में, हाइगेंस ने न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी को चैलेंज करते हुए अपने एक स्टेटमेंट दिया, और उन्होंने उस स्टेटमेंट में उन्होंने पहले तो कहा कि लाइट पार्टिकल नेचर फॉलो नहीं करता है। अब ये दूसरा पक्ष आ गया, दूसरा ग्रुप आ गया। इन्होंने कहा लाइट पहली बात तो पार्टिकल नेचर फॉलो नहीं करता है, वेव नेचर फॉलो करता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, इन्होंने न्यूटन सर ने जो कहा था ना, उस बात को सुधारा, और इन्होंने बोला कि न्यूटन ने जो बोला है वो गलत है। न्यूटन सर का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने बोला लाइट की स्पीड रेयर मीडियम में ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू डेंसर मीडियम। और हमें पता है, आज तक हम ये फॉलो करते आ रहे हैं, आज तक हम ये फॉलो करते आ रहे हैं, और हमें पता है कि दोनों में से कौन सही है। दोनों में से सही है हाइगेंस सर, ना कि न्यूटन सर। लेकिन फिर भी हम न्यूटन सर को मानते रहे कि ये ग्रेट हैं। मैं आपको रीज़न भी बताऊंगा क्यों ग्रेट कहते हैं इन्हें। लेकिन आज के इस पूरे लेक्चर में ना, मैं आपको, अगर आप लेक्चर के लास्ट तक बने रहते हो, तो मैं आज के पूरे लेक्चर में आपको न्यूटन सर की ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा ना, और न्यूटन पर्सनल लाइफ में नहीं, न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी से रिलेटेड उन्होंने ऐसा क्या क्या स्टेटमेंट दिया था, आप उसको सुनोगे तो हंस के पागल हो जाओगे। ओके, तो प्लीज़ लास्ट तक जुड़े रहना जब हम न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी डिस्कस करेंगे। ओके, तो पहली बात तो ये, इनके भी डिबेट, न्यूटन क्या बोल रहे हैं, लाइट डेंसर मीडियम में जाता है, रेयर मीडियम में कम। हाइगेंस उसका ठीक उल्टा बोल रहे हैं, और हमें आज के प्रेजेंट लाइफ में हमें पता है कि हाइगेंस सर सही थे। लेकिन फिर भी न्यूटन सर का इतना बड़ा नाम था ना उस समय वर्ल्ड में, फिजिक्स की दुनिया में, साइंस की दुनिया में न्यूटन सर का इतना बड़ा नाम था कि हाइगेंस सर की बात को किसी ने सुना तक नहीं। हाइगेंस सर बिल्कुल सही थे अपनी जगह पे, और न्यूटन सर रॉन्ग थे, बिल्कुल रॉन्ग थे अपनी जगह पे। लेकिन हाइगेंस को सुना भी नहीं गया, क्योंकि न्यूटन सर का वहां पे दबदबा था, न्यूटन सर पॉपुलर थे। और कहते हैं ना, सभी को न्याय मिलता है, तो हाइगेंस सर को भी न्याय मिला, और ये न्याय मिलता है हमें हाइगेंस सर को। अब देखो कितना लंबा टाइम बीत गया। 1850 1850 में एक नए फिजिसिस्ट आते हैं, यंग फिजिसिस्ट आते हैं, फोको नाम से, फोकोल्ट लिखते हैं, फोको है इनका नाम। ओके, 1850 में। और 1850 तक क्योंकि फिजिक्स की दुनिया, साइंस की दुनिया बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुकी थी, इंस्ट्रूमेंट्स बन चुके थे बहुत सारे, काफ़ी हद तक 1675 के कंपैरिजन में तो काफ़ी हद तक डेवलप कर चुका था, तो अब वो एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर सकते थे। इसलिए फोकोल्ट ने 1850 में
एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया और बताया कि लाइट एक्चुअल में रेयर मीडियम में लाइट की स्पीड ज्यादा और डेंसर मीडियम में एज कंपेयर टू स्लो होती है, कम होती है। बिल्कुल वही बात जो हाइगेंस सर ने बोला। क्योंकि एक चीज समझना, न्यूटन और हाइगेंस के टाइम में, क्योंकि देखो 1675-78 की बात कर रहे हैं, उस समय तक हमारी साइंस इतनी भी डेवलप नहीं थी कि हम एक्सपेरिमेंटली प्रूव करें। तो न्यूटन सर ने बोल दिया, बस मुंह से न्यूटन सर ने बोल दिया कि लाइट डेंसर मीडियम में ज्यादा होती है, रेयर में कम होती है। बस मान लिया, न्यूटन सर ने बोल दिया। मतलब उस समय न्यूटन सर का मान के चलो इतना दबदबा था कि एरोप्लेन उड़ रहा हो, अगर वो बोल दे कि वो एरोप्लेन नहीं है, रेलगाड़ी है, तो लोग मान लेंगे कि हाँ रेलगाड़ी उड़ रहा है। और हाइगेंस बेचारे सही बोल रहे थे, कोई मान ही नहीं रहा था। लेकिन जब हमारा फिजिक्स डेवलप हुआ, मॉडर्न फिजिक्स हमारी स्टार्ट हुई, मॉडर्न फिजिक्स का मतलब जब अच्छे से एक्सपेरिमेंट करने स्टार्ट कर दिए और एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया फोको सर ने 1850 में कि हाइगेंस सर सही थे। देर से ही सही, लेकिन हाइगेंस सर को न्याय मिला और पता चला कि न्यूटन सर अभी तक गलत थे। और देखो कितना समय हुआ, 1850 है, 1675 है, ऑलमोस्ट 175 ईयर, इससे लेकर मोर देन 175 ईयर्स तक चलने वाली ये डिबेट है फोको सर की। ओके, मैक्सवेल सर का नाम क्यों है? दरअसल यहाँ पे सबकी बात कर ही रहे थे, तो वेव नेचर ऑफ लाइट के ऊपर स्टडी करने के लिए मैक्सवेल सर का भी बहुत बड़ा हाथ है। इन्होंने, ये तो खैर मैंने कहा ना सबसे यंग साइंटिस्ट इनमें से, तो 1873 में मैक्सवेल ने भी अपने पेपर्स पब्लिश किए और उनमें उनके पेपर को सबसे ऑथेंटिक माना जाता है कि इन्होंने मैक्सिमम बातें सही बोली थी मैक्सवेल सर ने। ओके, तो मेन डिबेट वैसे इन तीनों के बीच था, न्यूटन और हाइगेंस का था, और फोको सर ने क्या किया था, उनको न्याय दिलाया था। बस इतना ही नहीं है कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि हंस के पागल हो, ये नहीं, ये तो कुछ भी नहीं है यार, ये तो कुछ भी नहीं है, तो छोटी सी बात है, हंसे भी न्याय हो गया इस पर, अभी बहुत कुछ है। ओके, तो ये था हमारा कि न्यूटन सर गलत थे, न्यूटन वॉज रॉन्ग, हाइगेंस वॉज राइट, हाइगेंस सर वॉज राइट। ओके, तो खैर अब आते हैं अपने न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी पे, सिलेबस पे आते हैं। ये अभी तक का बस फिजिक्स एंजॉय करने के लिए था, सिलेबस पे आते हैं। तो क्लास 12th में वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट होता है न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी के साथ, जो कि आपको पता है रॉन्ग है, लेकिन एग्जाम में आता है तो पढ़ना पड़ेगा। रॉन्ग है तो क्या हुआ, पढ़ना तो पड़ेगा, एग्जाम में आता है। तो न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी, पहले क्या होता है न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी, मैं आपको समझाता हूँ। पहले यहाँ पे जो वर्ड आया ना कॉर्पस्कुलर, ये वर्ड का क्या मतलब है, ऐसे हिंदी में कहते हैं न्यूटन कणिकावाद का सिद्धांत, हिंदी में भी यहाँ लिखा है न्यूटन कणिकावाद का सिद्धांत, कॉर्पस्कुलर थ्योरी का मतलब है, जैसे कहा मैंने यहाँ पे, न्यूटन सर ने माना है कि लाइट पार्टिकल फॉर्म में चलता है। और पार्टिकल फॉर्म में कैसे चलता है, देखो अगर हाइगेंस बोल रहे हैं लाइट वेव फॉर्म में चलता है, तो हमें पता है वेव ऐसे चलती हैं, लेकिन पार्टिकल फॉर्म में चलने का क्या मतलब हुआ, पार्टिकल फॉर्म में चलने का मतलब हुआ कि लाइट ऐसे आगे प्रोपगेट हो रही है, आगे संचरित हो रही है, ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल के फॉर्म में, ऐसे फॉर्म में आगे बढ़ रही है। और लाइट के इसी स्मॉल पार्टिकल को न्यूटन सर ने क्या बोला, न्यूटन सर ने अपने थ्योरी में बोला, न्यूटन प्रपोज्ड दैट अ सोर्स ऑफ लाइट emits many elastic, rigid and massless particles called corpuscles। ठीक है, ये स्मॉल पार्टिकल हैं, और कैसे पार्टिकल का इन्होंने इसको मासलेस पार्टिकल, इनका द्रव्यमान बहुत कम होता है। ठीक है, खैर न्यूटन सर ने उस समय तो, क्योंकि न्यूटन सर की मासलेस क्यों कह दिया किसी चीज को, मासलेस कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि न्यूटन सर ने उस समय सोचा होगा कि लाइट आ रही है, लाइट आके हमारे सिर पे भी तो आ रही है, तो अगर लाइट का वजन होता, मास होता, तो सर पे आती तो टकराता, जैसे ओले गिरते हैं, दर्द तो नहीं होता, पेन नहीं होता, इसका मतलब जो लाइट है वो मासलेस है, इस बेस पे उन्होंने इसको मासलेस कह दिया। ओके, तो न्यूटन सर ने अपनी न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी में पहला चीज क्या बोला, इन्होंने बोला न्यूटन्स प्रपोज्ड दैट अ सोर्स ऑफ लाइट एमिट्स मेनी इलास्टिक, रिजिड एंड मासलेस पार्टिकल्स कॉल्ड कॉर्पस्कुल्स। ठीक है, कॉर्पस्कुल्स, तो ये था। ओके, तो पहली बात उन्होंने कहा लाइट ऐसे पार्टिकल फॉर्म में आगे बढ़ती है, इस पार्टिकल को स्मॉल पार्टिकल को उन्होंने कॉर्पस्कुल्स नाम दिया, कणिका कहते हैं सेम हिंदी में, कणिका। प्रकाश सूक्ष्म पदार्थों के रूप में आगे बढ़ती है, सूक्ष्म कणों के रूप में आगे बढ़ती हैं, और इसी कणों को नाम दिया कणिका, इसीलिए कहते हैं न्यूटन कणिकावाद सिद्धांत। सेकंड पे आते हैं, सेकंड उन्होंने कहा था दीज पार्टिकल्स ट्रेवल्स थ्रू अ ट्रांसपेरेंट मीडियम एट वेरी हाई स्पीड इन ऑल डायरेक्शन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। सीधा से कहने का मतलब है कि जो पार्टिकल नेचर है, जो पार्टिकल फॉर्म में है, ये सीधा आगे चलता है, ऐसे स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में आगे चलता है। ऐसा नहीं कि ये स्ट्रेट लाइन है, नहीं, ये एक के पीछे कैसे चलता है। तीसरी बात इन्होंने क्या बोली थी,
ठीक है। तीसरी टॉपिक इन्होंने बोला था, जो भी बोल रहा हूँ यहाँ पे आपको आई होप दिख रहा होगा अभी तक, और ये जो भी आपको स्लाइड्स दिख रहे हैं ना, इसका मैं पीडीएफ आपको लिंक में दे दूंगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आपको हेल्प मिले नोट्स बनाने में। ओके, दरअसल यहाँ पे हमारा मेन मुद्दा ना, मेरा मेन काम ये नहीं है कि मैं आपको बैठ के नोट्स बनवाऊँ। आपको नोट्स के लिए मटेरियल मैंने दिया है, आप नोट्स के लिए मटेरियल आपको बुक में मिल जाएगी, नोट्स में बन जाएगी। तो आप यूट्यूब क्यों खोल रहे हो? यूट्यूब आप इसीलिए खोल रहे हो क्योंकि आप फिजिक्स में कॉन्सेप्ट समझना चाहते हो। फिजिक्स में कॉन्सेप्ट समझना पड़ता है और वो काम मेरा है, ठीक है। तो नोट्स वगैरह आप खुद ही बनाते रहना, मेरा उस पर फोकस नहीं है, मेरा भी फोकस है आपको कॉन्सेप्ट समझाने का। ओके, तो सेकंड ये था इनका। थर्ड इन्होंने क्या बोला था? इन्होंने बोला था दीज पार्टिकल्स एंटर आवर आईज एंड प्रोड्यूस द सेंसेशन ऑफ विजन। वही बात, ये तो सबको पता है, जब लाइट हमारे रेटिना पर आती है, रिफ्लेक्ट होती है, तभी हमें कोई थिंग दिखता है। या अगर हमें कुछ दिख रहा है तो इससे लाइट हमारे रेटिना पे आके रिफ्लेक्ट हुई होगी, तभी हमें मार्कर दिख रहे हैं। ओके, तो ये सिंपल सी बात है। इन्होंने कुछ तो सही बोला इसमें। क्या सही बोला? अगेन हम रिपीट करते हैं। थर्ड स्टेटमेंट क्या था आप देख सकते हो, दीज पार्टिकल एंटर आवर आईज एंड प्रोड्यूस द सेंसेशन ऑफ विजन। देखने की क्षमता देता है हमें लाइट। लाइट एक प्रकार की ऊर्जा है, प्रकाश एक ऊर्जा का स्रोत है जो हमें देखने के काबिल बनाता है किसी वस्तु को। फोर्थ क्या बोला इन्होंने? फोर्थ बोला ड्यू टू डिफरेंट साइजेस। ये सुनना थोड़ा ध्यान से, ये तो यहां से बोल रहा हूं, बड़ा मजा आएगा यहां से। ड्यू टू डिफरेंट साइजेस ऑफ कॉपर सेल्स। कॉपर सेल्स मतलब ये छोटे छोटे पार्टिकल्स, हिंदी में कणिका बोलो, कण बोलो, इंग्लिश में कॉपर सेल्स कहेंगे। ड्यू टू डिफरेंट साइजेस ऑफ कॉपर सेल्स दे प्रोड्यूस डिफरेंट कलर। कहने का क्या मतलब है? देखो वही कह रहा हूं कि आपको नोट्स वगैरह तो बुक में मिल जाएंगे। कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ, इनका कहने का क्या मतलब है कि डिफरेंट कलर के लिए कॉपर सेल्स की जो साइज होती है वो भी डिफरेंट होगी। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे हाथ में अभी ब्लैक मार्कर है, तो सपोज ब्लैक मार्कर के लिए कोई कॉपर सेल जाएगी तो उसकी साइज ये होगी। तो ग्रीन पार्टिकल के लिए कॉपर सेल्स की साइज इतनी से होगी, इतू से, ऐसे ऐसे ही आगे बढ़ेंगे। अगर ये पिंक है तो इसकी कॉपर सेल्स की साइज सपोज डिफरेंट। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये न्यूटन सर ने बोला। ऐसे क्या बोल रहे हैं? हर लाइट के लिए कॉपर सेल्स के जो साइज होते हैं डिफरेंट होते हैं। जबकि हमें पता है ना, रियलिटी में बिल्कुल बकवास बात है ये, ऐसा कुछ नहीं होता है। लाइट के जो कलर होते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, या स्पीड उसकी किस पे डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है उसके वेवलेंथ पे। लाइट की प्रॉपर्टी उसके वेवलेंथ पे या उसके फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। ये तो हमें पता है, बच्चे को पता है, जो भी क्लास 10 पास आउट होगा सबको पता है। लेकिन उनके न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी में देखो गलत है, हमें पता है, लेकिन एग्जाम में आता है इसलिए पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है। तो उन्होंने एक और फड़ मारी, फड़ मतलब बिना किसी एक्सपेरिमेंट के बोल दिया तो सही हो गया उस समय। अगेन रिपीट करता हूँ, ड्यू टू डिफरेंट साइजेस ऑफ कॉपर सेल्स दे प्रोड्यूस डिफरेंट कलर्स। ओके, डिफरेंट कलर के लिए डिफरेंट साइज होगा। ओके, तो ये जो 4 स्टेटमेंट थे ये न्यूटन्स ने अपने न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी में दिए, न्यूटन कणिकावाद सिद्धांत में दिया। आप खुद ही सोचो इनमें से कितने सही हैं। अगेन रिपीट कर रहा हूं, पहला रिपीट मतलब इजी लैंग्वेज में। पहले इन्होंने बोला ये जो लाइट होती है वो पार्टिकल फॉर्म में होती है, पार्टिकल नेचर फॉलो करती है, मतलब लाइट पार्टिकल फॉर्म में होती है। और उस पार्टिकल को उन्होंने क्या नाम दिया? कॉपर सेल्स, कणिका बोला उसे, कॉपर सेल्स। तो वहां से नाम पड़ा कॉर्पस्कुलर थ्योरी। सेकेंड उन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला जो लाइट होती है, लाइट जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं। थर्ड इन्होंने क्या बोला? थर्ड इन्होंने बोला दिस पार्टिकल्स एंटर आवर आईज एंड प्रोड्यूस अ सेंसेशन ऑफ विजन। ये पार्टिकल, लाइट पार्टिकल्स हमारे आंखों में रिफ्लेक्ट होते हैं और जिससे हम कोई चीज देख पाते हैं। तो इस बात पे थोड़ा बहुत दम है, ज्यादा नहीं है। क्यों है मैं बता रहा हूँ आप आगे जाके बताता हूँ आपको। और फोर्थ आपको क्या बोला इन्होंने कि डिफरेंट कलर के लिए डिफरेंट साइजेस होंगे पार्टिकल्स के, जो कि बिल्कुल बकवास है। खैर, हमें पता है कि इनमें से एक ही दो बात हमें थोड़ी बहुत सही लगी है, वो भी कंप्लीटली नहीं, थोड़ी बहुत। तो इनके ड्रॉबैक्स बहुत होंगे। ड्रॉबैक्स का मतलब होता है फेलियर ऑफ न्यूटन्स या न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी। तो इसके ड्रॉबैक पे जाते हैं। और हाँ, ड्रॉबैक इनके स्टेटमेंट से ज़्यादा ना, इनके स्टेटमेंट से ज़्यादा तो इनका ड्रॉबैक कॉमेडी है, फुल कॉमेडी है। देखना, समझाता हूँ मैं आपको। फर्स्ट ड्रॉबैक क्या है इनका? न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी फेल्स टू एक्सप्लेन साइमल्टेनियस phenomena of partial reflection and refraction on the surface of transparent medium such as glass or water। ये लिखा हुआ है यहाँ पे आपको। क्या है इसका कहने का मतलब? देखिए, मैं अगेन बोल रहा हूँ, मेरा काम यहाँ पे, आप क्यों आए होंगे, आपको प्रिंसिपल्स, आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा होगा, आप तभी यूट्यूब पे आए होंगे, ठीक है। तो मेरा काम कॉन्सेप्ट समझाना है। तो ये जो लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है ड्रॉबैक में? इसका कहने का मतलब कि न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी फेल हुआ पार्शियल रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन शो करने के लिए किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम में। क्या कहने का मतलब है? सपोज ये है एक ग्लास सीट, सपोज ये ग्लास सीट है और हमें पता है ये ग्लास सीट एक क्या हो गया,
मीडियम हो गया जो डिवाइड कर रहा है, और ये हो गया इसका नॉर्मल लाइन। तो लाइट, अगर ये ग्लास शीट है ना, ग्लास शीट एक क्या होता है, कांच का एक ग्लास है, कांच का एक प्लेट है, वो एक ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी मीडियम है। तो लाइट अगर इसमें जाएगी तो हमें पता है लाइट रिफ्लेक्ट होगी, और क्योंकि ट्रांसपेरेंट है तो लाइट क्या होगी, आल्सो रिफ्रैक्ट भी होगी, ऐसे नॉर्मल लाइन की तरफ झुक जाएगी। क्या है कहने का मतलब, सीधा सा कहने का मतलब है ना कि जैसे कि आप देखते हो अपने कांच शीशे, गाड़ियों में देखते हो, घर में देखते हो, शीशे लगे होते हैं ना खिड़कियों में, तो उन शीशों से क्या होता है, वो ट्रांसपेरेंट है। हमारे ग्लासेस तो ट्रांसपेरेंट है, उसमें क्या होता है, कुछ लाइट तो शीशे के आर पार चले जाता है, ग्लास के आर पार चला जाता है, मतलब क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन, अपवर्तन। और कुछ लाइट जब शीशे पे टकराता है तो वापस चमकता है, वापस रिफ्लेक्ट होता है, हमें चमकते हुए दिखता है, मतलब वहाँ रिफ्लेक्शन हो रहा है, परावर्तन हो रहा है। तो ट्रांसपेरेंट मीडियम रिफ्लेक्शन भी शो करता है, रिफ्रैक्शन भी शो करता है लाइट का, जो कि न्यूटन की थ्योरी के हिसाब से फॉलो नहीं करता। ये न्यूटन की थ्योरी, न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी इस बात को बताने में फेल रहा। इतनी सिंपल सी बात, छोटी छोटी बातें न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी नहीं बता पाए न्यूटन अपनी थ्योरी में। ओके, सेकेंड इनका ड्रॉबैक क्या है, सेकेंड ड्रॉबैक है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो आल्सो, न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी आल्सो फेल टू एक्सप्लेन ऑप्टिकल फिनोमिना। ऑप्टिकल फिनोमिना को हिंदी में कहते हैं प्रकाशिक परिघटनाएं। ऑप्टिकल फिनोमिना क्या होते हैं, ऑप्टिकल फिनोमिना होते हैं इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, विवर्तन, व्यतिकरण। पोलराइजेशन को पोलराइजेशन आप लिख सकते हो, इसे हिंदी में कहते हैं ध्रुवीकरण, विवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवीकरण। ऐसे फिनोमिना को भी बताने में, एक्सप्लेन करने में फेलियर रहा। न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी सदी के सबसे बड़े साइंटिस्ट की थ्योरी फेल पे फेल होती जा रही है। ओके, फिर भी हम उन्हें महान कह रहे हैं, बताऊंगा महान क्यों कह रहे हैं, इतना भी क्रिटिसाइज क्या करना है किसी को। थर्ड ड्रॉबैक क्या आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे, थर्ड ड्रॉबैक है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी वेलोसिटी ऑफ लाइट इज लार्जर इन द डेंसर मीडियम देन इन रेयर मीडियम। इस पर तो हम बहुत लंबा डिस्कस कर चुके हैं, ये सारी डिबेट उसी चीज़ के लिए चली थी, तो उसके लिए तो ऑब्वियस ही बात है इनकी ड्रॉबैक है, फेलियर है, स्पीड ऑफ लाइट को अच्छे से नहीं समझा पाए थे। फोर्थ क्या है, सबसे फनी थिंग ये है, जिसके लिए मैंने आपको कहा था, सस्पेंस बना के रखा हुआ था कि आप इसको सुनोगे तो हंस के पागल हो जाओगे कि सदी के सबसे बड़े महान साइंटिस्ट क्या बात कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं एज द पार्टिकल्स आर एमिटेड फ्रॉम द सोर्स, मास ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट शुड बी डिक्रीज, बट एक्सपेरिमेंट प्रूव्ड मास ऑफ लाइट इज कांस्टेंट। क्या है इसका कहने का मतलब, आप पहले पढ़ लो इसको अच्छे से, अब मैं समझाता हूं इसका कहने का मतलब क्या है। यहां पे इनके कहने का मतलब है ना कि जो पार्टिकल है या फिर कोई थिंग है जो क्या कर रहा है, लाइट को एमिट कर रहा है, लाइट पार्टिकल को एमिट कर रहा है। क्योंकि जैसे कि आप सपोज कर लो, ये है आपका, ये बल्ब है, सबको पता है बल्ब है, ये एक लाइट सोर्स है। न्यूटन के हिसाब से सोच के देख रहे हैं, न्यूटन के हिसाब से हम सोच के देख रहे हैं कि एक लाइट सोर्स है, ऑब्वियसली बात है लाइट सोर्स है, लेकिन हमें पता है कि वेव फॉर्म में नहीं। न्यूटन क्या कह रहे हैं, लाइट एक पार्टिकल फॉर्म में आ रहा है, ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल फॉर्म में लाइट आ रहा है। जैसे माला ये होता है ना, माला में देखते हो एक होता है गोल, फिर गोल गोल ऐसे ऐसे करके आगे, तो लाइट है ऐसा पार्टिकल फॉर्म में आ रहा है। तो इनका ये जो फोर्थ स्टेटमेंट था ना, जो कंप्लीटली बुरी तरह से फेल हुआ, हंसने के पात्र बन गए, बाद में 175 साल बाद में पता चला कि ये फेलियर था बहुत बड़ा। ये क्या बोल रहे हैं, जिस लाइट सोर्स में से लाइट पार्टिकल्स एमिट होते रहेंगे, उसकी मास भी घटती रहेगी, मास भी घटती रहेगी। फिर से बोल रहा हूं, क्या बोल रहे हैं, एज द पार्टिकल आर एमिटेड फ्रॉम द सोर्स, किसी सोर्स से अगर पार्टिकल एमिट हो रहा है, उत्सर्जित हो रहा है, बाहर निकल रहा है, मास ऑफ द सोर्स मतलब इसका मास, इसका वजन, ऑफ लाइट शुड डिक्रीज। समझ में आया? अब समझाता हूं इजी लैंग्वेज। इनका कहने का मतलब है ना कि अगर ये बल्ब है, अभी नया नया खरीद के लाया हो, तो इसका वजन सपोज आपका 200 ग्राम है, 200 ग्राम है, और क्योंकि ये लाइट एमिट करते रहेगा, पार्टिकल्स बाहर भेजता रहेगा, तो इसका वजन 10 दिन बाद 200 ग्राम से घट के 50 ग्राम ले जाएगा। मैं नहीं कह रहा हूं, न्यूटन कह रहे हैं अपने न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी 1675 में, स्टिल ही इज ग्रेटेस्ट फिजिसिस्ट ऑफ वर्ल्ड। अपने समय में ग्रेट थे। अगेन फिर से सुनो क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि अगर ये बल्ब है, इसका वजन 200 ग्राम है, मतलब एग्जांपल से एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसका वजन, ये लाइट सोर्स है, इसका वजन सपोज 200 ग्राम है, नया नया है, 10 दिन बाद इसका वजन 50 ग्राम हो जाएगा। पॉसिबल है? इज इट पॉसिबल? समझ सकते हो? देखो इनका कहने का न्यूटन के हिसाब से यह है कि अगर ये लाइट है, बल्ब है, नया है, तो 10 दिन बाद इसका ऐसा साइज हो जाएगा। मैं नहीं, न्यूटन बोल रहे हैं, ये लाइट बल्ब है तो 10 दिन बाद इसकी साइज ऐसे, या 1 साल बाद इसकी साइज ऐसे, या कभी ना कभी ऐसे।
हो सकता है 50 साल बाद ये लाइट बल्ब हो ही ना। मैं नहीं, न्यूटन बोल रहे हैं। दरअसल उनकी भी क्या गलती यार, आप सोचो ना 1675 में कहाँ लाइट होगा उनके पास, कहाँ बल्ब होगा। दरअसल एक तरह से न्यूटन भी सही बोल रहे थे, एक तरह से न्यूटन भी सही बोल रहे थे, क्योंकि वो बेचारे तो अपने एक्सपेरिमेंट को मोमबत्ती के सामने, कैंडल के सामने बैठ के लिख रहे होंगे। एक्सपेरिमेंट क्या है, एक्सपेरिमेंट तो कहा दिया उन्होंने, एक्सपेरिमेंट तो दिया ही नहीं उन्होंने, ये तो सीधा इन्होंने बोल दिया था। एक्सपेरिमेंट तो बेचारे फोकल सर ने किया, शुक्र है किया, न्याय मिला हमारे हाइगेंस सर को। ठीक है, तो ये बेचारे कैंडल के सामने बैठे होंगे, अपने प्रैक्टिकल को, अपने जो भी क्या कहते हैं पेपर वगैरह लिख रहे होंगे, जो भी अपनी न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी देना है। और देखा होगा उन्होंने शुरू में इस कैंडल का वजन 50 ग्राम था, और जब इन्होंने खत्म किया तो कैंडल का वजन 2 ग्राम या 1 ग्राम या था ही नहीं, तो उन्होंने दे दिया कि लाइट सोर्स है, उसका जो वजन होता है वो डिक्रीज होते रहता है, क्योंकि पार्टिकल जब फेंकता है। उनकी भी क्या गलती है यार, वो बेचारे मोमबत्ती के सामने बैठे होंगे या लालटेन के सामने बैठे होंगे। ठीक है, लालटेन में पहले आपकी क्या होगी, केरोसिन होगी, शुरू में 1 लीटर होगी, जब इन्होंने अपने पेपर पूरा खत्म किया तब तक उसमें केरोसिन रही नहीं होगी, तो लालटेन का वजन तो कम हो गया ना, लाइट सोर्स का वजन कम हो गया। ये बोल रहे हैं न्यूटन, या फिर न्यूटन ये बोल रहे हैं कि न्यूटन की थ्योरी के अकॉर्डिंग चले तो जो हमारा सन है, इतने अरबों साल हो गया, इतने अरबों साल में तो सन का वजन कम होते 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 बिल्कुल सन को बिल्कुल क्या कहते हैं विलुप्त हो जाना चाहिए था अभी तक, अगर हम न्यूटन्स थ्योरी को फॉलो करते। तो ये था न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी। आई होप डियर स्टूडेंट्स आप अच्छे से समझ गए होंगे। बहुत अच्छे से मैंने ट्राई किया है आपको एक्सप्लेन करने का न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी को। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट हाइगेंस प्रिंसिपल। हाइगेंस सर के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा, हाइगेंस प्रिंसिपल के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।